Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you're doing well. बेटा आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहला MCQ जो हमारे पास मौजूद है उसमें कहा जा रहा है The study of the properties of isolated nuclei of the atoms is known as dash. Means किसी भी isolated nuclei of the atom की properties को study करना क्या कहलाता है। जैसा कि हम टॉपिक्स में पढ़कर आ चुके हैं कि एटम जो है उसके जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटम के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसका मल्टीपल जो है वो न्यूक्लियाई बोला जाता है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो आइसोलेटेड न्यूक्लियस हैं किसी भी एटम के, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी खुसूसियत को स्टडी करना इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स क्या कहलाता है। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मॉलिक्यूलर फिज़िक्स एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो ऑब्वियसली जब हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर फिज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। तो हियर राइट ऑप्शन इज न्यूक्लियर फिज़िक्स। आई होप ये MCQ आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं सेकंड MCQ की तरफ, एंड दैट इज Matter assumes the state of gas comprising of ions and electrons at very high temperature. This state of matter is called dash. Means कह रहे मैटर जब गैस की हालत में हो, हम ये बात पढ़कर आ चुके हैं कि मैटर हैविंग 3 states, सॉलिड, लिक्विड, गैस इन जनरल फॉर्म। अगर मैटर गैस की हालत में हो और उसके आयंस और इलेक्ट्रॉन अगर बहुत हाई टेम्परेचर पर हो, देन दिस स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड डैश। तो उस स्टेट ऑफ मैटर को क्या कहा जाएगा। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं कि अगर कोई भी मैटर गैस की हालत में होता है और उसके आयंस या इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई टेम्परेचर पर मौजूद हों, जब हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स और उसके आयंस को अगर बहुत हाई टेम्परेचर पर रखें या उसको टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई कर दें, तो उसके नतीजे में जो एटम बनेगा हमारे पास वो हाईली आयोनाइज्ड कहलाएगा। जब टेम्परेचर में किसी भी एटम के इजाफा किया जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो उसके नतीजे में जो एटम है वो कहलाता है हाईली आयोनाइज्ड एटम। टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसमें इलेक्ट्रॉन्स में कमी या इजाफा हो सकता है, तो मतलब उसमें आयन जो है वो बन जाएगा और वो हाईली आयोनाइज्ड कहलाएगा एट वेरी हाई टेम्परेचर। और ये बात भी हम पढ़कर आ चुके हैं कि हाईली आयोनाइज्ड एटम जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। जब हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा फिज़िक्स तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा फिज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें स्टडी किया जाता है हाईली आयनाइज्ड एटम्स। तो दैट्स मीन उस वक्त हमने ये बात पढ़ी थी कि प्लाज्मा मीन्स हाईली आयोनाइज्ड एटम। जितने भी एटम जो हाईली आयोनाइज्ड होते हैं उनको प्लाज्मा कहा जाता है। तो कोई भी एटम जो गैस की हालत में हो और उसके आयंस एंड इलेक्ट्रॉन हाई टेम्परेचर पर मौजूद हों, तो उस स्टेट ऑफ मैटर को कहा जाएगा प्लाज्मा। तो हियर प्लाज्मा इज द राइट ऑप्शन। आई होप ये क्लियर होगा आपको। बढ़ते हैं नंबर 3 MCQ की तरफ।
और उसमें कहा जा रहा है द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड डैश फिजिक्स। मीन्स वो तमाम मैटर जो सॉलिड स्टेट में मौजूद हों, सॉलिड हालत में मौजूद हों, उस मैटर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना कौन सी फिज़िक्स कहलाता है। इन शॉर्ट हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि जब मैटर सॉलिड हालत में मौजूद हो तो जब सॉलिड मैटर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाए तो ये कौन सी फिज़िक्स कहलाती है, कौन सी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स कहलाती है। एंड द ऑप्शंस आर न्यूक्लियर, प्लाज्मा, एटॉमिक, सॉलिड स्टेट। तो ऑब्वियसली ये बात हम पढ़कर आ चुके हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में ही, एक ऐसी ब्रांच फिज़िक्स की जिसमें हम सॉलिड मटेरियल्स या क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, तो वो कहलाती है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो हियर सॉलिड स्टेट इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप ये एमसीक्यू भी क्लियर होगा सबको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जो कि है नंबर 4, एंड इट इज द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन स्पेस इज कॉल्ड डैश। क्या मतलब हुआ इस बात का? कहा जा रहा है कि स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज़ की स्टडी, हेवनली बॉडीज़ किसे कहा जाएगा यहाँ पर? हेवनली बॉडीज़ उन बॉडीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमसे बहुत दूर होती हैं, लाइक जो स्पेस में होती हैं। तो वो तमाम जिनको हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ भी कहते हैं, तो वो तमाम बॉडीज़ जो हेवनली बॉडीज़ हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं, उनके मैटर और वहाँ पर मैटर और एनर्जी के दरमियान जो इंटरेक्शन है स्पेस में, उसकी स्टडी क्या कहलाती है। और ये बात भी हम पढ़कर आ चुके हैं, द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इसमें हम स्टडी करते हैं उन बॉडीज़ की प्रॉपर्टीज़ को जो स्पेस में पाई जाती हैं या स्पेस में होने वाले मैटर और एनर्जी के दरमियान इंटरेक्शन की स्टडी क्या कहलाती है? एस्ट्रोफिजिक्स कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं, बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, जियोफिजिक्स एंड सिस्मोग्राफी। तो द राइट ऑप्शन क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है। अदर ऑप्शंस जो है हमारे पास बायोफिजिक्स, तो हमें ये बात पता है कि बायोफिजिक्स, बायो मीन्स लाइफ, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। जियोफिजिक्स, यहाँ पे जो वर्ड अर्थ को, क्लियर। एंड सिस्मोग्राफी, तो सिस्मोग्राफी क्या है बेटा? सिस्मोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। जब जलजले आते हैं अर्थ पर तो उसकी जो स्टडी होती है, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, जिसमें अर्थक्वेक की कितनी शिद्दत का वो जलजला है, उसकी कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं वगैरह वगैरह। तो जो स्टडी होती है अर्थक्वेक की, जलजलों की, दैट इज़ कॉल्ड सिस्मोग्राफी। लेकिन हमारे एमसीक्यू में क्या पूछा जा रहा है? हेवनली बॉडीज़ की स्टडी, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की स्टडी, और मैटर और एनर्जी के दरमियान जो ताल्लुक है स्पेस में, उसको क्या कहा जाएगा? तो ऑब्वियसली इसका राइट ऑप्शन क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स। आई होप कि ये एमसीक्यू भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जो कि है नंबर 5, एंड दैट इज इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the physical aspect of audible sound energy is known as dash। एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑडिएबल साउंड एनर्जी को, और तो वो कौन सी फिजिक्स कहलाती है? ऑडिएबल साउंड एनर्जी से क्या मुराद है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी,
ऑडियोएबल साउंड से मुराद वो साउंड, वो आवाज़ जो इंसानी कान को सुनाई देती हैं, उनको कहा जाता है ऑडियोएबल साउंड एनर्जी। इंसानी कान या ह्यूमन ईयर एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी के साउंड्स को सुन सकता है। हर साउंड इंसानी कान को सुनाई नहीं देता, तो वो साउंड जो इंसानी कानों को सुनाई दे उसको कहा जाता है ऑडियोएबल साउंड। और जो ये ऑडियोएबल साउंड एनर्जी की स्टडी है फिज़िकल एतबार से, उस स्टडी को क्या कहा जाता है इन द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स की टर्म में, दैट इज़ साउंड। साउंड एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑडियोएबल साउंड एनर्जी को। तो जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं इसमें, जैसे कि हीट, ऑप्टिक्स, साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास? साउंड। जब हम बात करेंगे अदर ऑप्शंस की, तो यहाँ पर अदर ऑप्शंस में हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रैवल करती है या मूव करती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ऑप्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स जो है वो किसकी स्टडी कहलाती है? लाइट की। ये भी जो है वो फिज़िक्स की ब्रांच है। हीट इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, जिसमें हम पढ़कर आ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक ऐसी ब्रांच फिज़िक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को एंड देयर इफेक्ट, और उनके असरात। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है हमारे पास कि ऑडियोएबल साउंड एनर्जी की स्टडी क्या कहलाती है? तो ऑडियोएबल साउंड एनर्जी की जो स्टडी है बेटा, दैट इज कॉल्ड साउंड। आई होप ये एमसीक्यू भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, एंड दैट इज नंबर 6। कहा जा रहा है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम इज नोन एज डैश। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना और इनके दरमियान जो बाहमी ताल्लुक़ है उसकी स्टडी क्या कहलाती है? आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना कहा जा रहा है। फिनोमेना कोई भी ऐसे अमल को कहा जाता है जो कुदरती तौर पर हो रहा हो। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स, ये बात हम ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स में पढ़कर आ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वर्ड ड्राइव किया गया है उसमें दो वर्ड्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना किस फिनोमेना को कहा जा सकता है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान ताल्लुक़ को या इंटरेक्शन को या रिलेशनशिप को बताया जाए, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना और उनके दरमियान ताल्लुक़ को स्टडी किया जाएगा, तो ये स्टडी क्या कहलाती है? किस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स से इसका ताल्लुक़ है? एंड द ऑप्शंस आर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स। तो हियर राइट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी करते हैं और उनके असरात को स्टडी करते हैं। मैग्नेटिज्म मीन्स होता है अट्रैक्शन, तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिज्म की बात भी नहीं हो रही, सिर्फ अट्रैक्शन की बात भी नहीं हो रही है। ऑप्टिक्स, अभी बताया मैंने आपको कि ऑप्टिक्स जो है वो इज़ द स्टडी ऑफ लाइट, तो ये भी नहीं हो सकता। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या ऑब्जर्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना और उनके दरमियान ताल्लुक़ की स्टडी को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप ये एमसीक्यू भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, एंड दैट इज़ नंबर 7। और क्या कहा जा रहा है इस एमसीक्यू में? पूछ रहे हैं मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डैश। कि मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें स्टडी किया जाता है डैश। एंड द ऑप्शंस आर
energy possessed by the bodies, motion of the bodies, properties of matter solid form, properties of isolated nuclei. अब इस MCQ को थोड़ा समझते हैं कि पूछना क्या चाह रहे हैं. कह रहे हैं मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें स्टडी किया जाए डैश को. तो यहाँ पर हमें मैकेनिक्स के बारे में पता होना चाहिए. मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. सबसे फर्स्ट जो ब्रांच हमने डिस्कस की थी वो मैकेनिक्स थी. तो मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की, जब हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं तो इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडीज विथ और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स. एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें स्टडी किया जाए बॉडीज के मोशन को. तो इसका मतलब कि मैकेनिक्स कौन सी ब्रांच होगी फिजिक्स की जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं? द राइट ऑप्शन इज मोशन ऑफ द बॉडीज, या मूविंग बॉडीज की स्टडी क्या कहलाती है? मैकेनिक्स कहलाती है. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारे पास क्या मौजूद है? मोशन ऑफ द बॉडीज. ऑब्वियसली एनर्जी पोजेस बाय द बॉडीज, जो बॉडीज एनर्जी रखती हैं उनकी स्टडी मैकेनिक्स नहीं होती. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सॉलिड फॉर्म, तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सॉलिड स्टेट या सॉलिड फॉर्म में जो मैटर मौजूद है उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना कहलाता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स. एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियाई की स्टडी कहलाती है न्यूक्लियर फिजिक्स. तो ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता और राइट ऑप्शन नहीं हो सकता. तो उसका मतलब मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडीज इज द राइट ऑप्शन. इस MCQ को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डैश इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडीज. कि ऐसी कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें स्टडी किया जाता है मोशन ऑफ द बॉडीज को. तो द राइट ऑप्शन क्या होता हमारा? मैकेनिक्स होता. समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो ये किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है. मैकेनिक्स के बारे में पूछा जा सकता है मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मोशन ऑफ द बॉडीज़ की स्टडी क्या कहलाती है. तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इसके आंसर जो है वो अच्छे तरीके से दे सकते हैं. तो आई होप ये MCQ भी आपको क्लियर हो गया होगा. तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ, जो कि नंबर 8, एंड दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड डैश. एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें स्टडी किया जाता है टेम्परेचर की मेजरमेंट को, वो कौन सी ब्रांच कहलाती है? जिसमें हम मेजरमेंट जो है टेम्परेचर की करते हैं या उसको स्टडी करते हैं, वो कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की? द ऑप्शंस आर थर्मोडायनामिक्स, थर्मोमेट्री, थर्मल फिजिक्स या थर्मो रेगुलेशन. एंड द राइट ऑप्शन इज थर्मोमेट्री. थर्मोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. जब हम टेम्परेचर की पैमाइश करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो जो ये स्टडी है कि टेम्परेचर को मेजर करने का क्या तरीका हो सकता है, क्या मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं, किस तरीके से हम टेम्परेचर को मुख्तलिफ यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं. तो ये जो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जो तमाम स्टडी है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की, दिस ब्रांच इज कॉल्ड थर्मोमेट्री. तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि थर्मोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डैश. तो इसका मतलब उसमें आता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. और या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ऐसी ब्रांच फिजिक्स जिसमें मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को स्टडी किया जाए, वो क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड थर्मोमेट्री. तो पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेंगे जो आपने सीखे हैं. इस MCQ में कोई मसला किसी को? तो आई होप आपको ये तमाम इम्पॉर्टेंट MCQ क्लियर हो गए होंगे जो हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किए हैं. इन तमाम MCQs को डिस्कस करने से हमारा जो प्रीवियस टॉपिक्स जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़कर आ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, वो भी रिवाइज हो गए. अब देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं. एंड जब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर, कि व्हाट इज़ फिज़िक्स. व्हाट इज़ फिज़िक्स को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डिफाइन फिज़िक्स कि फ़िज़िक्स क्या है, या पूछा जा सकता है डिफाइन फिज़िक्स कि फ़िज़िक्स की तारीफ़ कीजिए.
तो इसका मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फिजिक्स या डिफाइन फिजिक्स, इसमें इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिजिक्स की डेफिनेशन, कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन दैम। तो ये फिजिक्स की डेफिनेशन है जो उसके आंसर में होनी चाहिए। इसके बाद फिजिक्स की इंपॉर्टेंस, कहना राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। तो फिजिक्स की अहमियत लिखनी है हमने डेली लाइफ में। तो इसके भी पॉइंट्स जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर आ चुके हैं कि फ़िज़िक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। हम सुबह से लेकर रात तक जितने भी काम करते हैं उन सब में फ़िज़िक्स इंक्लूड है, चाहे वो जो है चलने का अमल हो, चाहे वो जो है कुकिंग का अमल हो, चाहे वो कटिंग का अमल हो, चाहे वो कोई भी काम जो हम करेंगे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उन तमाम काम में कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स इन्वॉल्व होती है। तो ये भी हम पढ़ कर आ चुके हैं, तो इसमें भी इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स के हवाले से आपने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। एंड द लास्ट इज नेम एंड डिफाइन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स की ब्रांचेस के नाम और उनकी डेफिनेशन लिखनी है। और ये बात भी हम पढ़ कर आ चुके हैं कि फ़िज़िक्स की ब्रांचेस की जब हम बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में 9 ब्रांचेस जो हैं फ़िज़िक्स की मौजूद हैं, जैसे कि मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, बायोफिज़िक्स एंड एस्ट्रोफिज़िक्स। तो ये जो 9 ब्रांचेस हैं इनके नाम हमें पता होने चाहिए और इनकी डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन भी हमें पता है कि इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडीज़ विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर इफेक्ट। जैसे बायोफिज़िक्स में इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो ब्रांचेस हैं फिज़िक्स की, ये तमाम ब्रांचेस के नाम हमें याद होने चाहिए और उनसे रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं वो तमाम डेफिनेशंस भी हमें याद होनी चाहिए। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको क्लियर हो गए होंगे तमाम MCQs और MCQs को किस तरह से जो है वो राइट ऑप्शन हो सकता है, उसका किस तरह से MCQs पूछे जा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको आज की क्लास में क्लियर हो गई होंगी और ये भी क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं और उनका आंसर किस तरीके से करना है। तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा होगा। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।